नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंचेस करंट अफेयर के वीडियो में। और आज है 1 जून और दिन है सोमवार। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ नया अपडेट है आज के लिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपग्रेडेशन की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए समझते हैं क्या है नया। हेलो साथियों, सबसे पहले आज स्पॉट अपडेट देखेंगे। कौन सा स्पॉट अपडेट है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्पॉट्स में अपडेट जो आ रहा है वो है कि बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नॉमिनेट किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को नामांकित किया है। इसके अलावा बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को भी नामांकित किया है। केंद्र सरकार के युवा एवं खेल मामले के मंत्रालय ने 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक के प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों के नाम मांगे थे। भारतीय टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा 2019 के आईसीसीआई वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर भी चुने गए थे। इस दौरान उन्होंने एक विश्व कप में 5 शतक लगाने का भी कमाल दिखाया था। दोस्तों, यहाँ अगर हम बात कर देते हैं थोड़ी सी राजीव गांधी खेल रत्न की, तो यह भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। यह प्रतिवर्ष खेल और युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। प्राप्तकर्ताओं को मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा चुना जाता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्ष की अवधि में खेल क्षेत्र के शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। बात करें अगर अर्जुन पुरस्कार की, तो यह भी खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 यानी कि 1961 में हुआ था। पुरस्कार के रूप में इसमें 5 लाख रुपए की धनराशि, अर्जुन कांस्य की एक मूर्ति यानी कि प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र खिलाड़ियों को दिया जाता है। रोजगार मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम को शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी जॉब सीकर्स हैं और यदि उन्होंने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उन्हें सरकार अपने नेशनल कैरियर सर्विस प्लान के माध्यम से निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर स्किल ट्रेनिंग देने जा रही है। गवर्नमेंट टीसीएस आइकन के साथ साझेदारी करके इन नौकरी चाहने वाले जो जॉब सीकर्स हैं उनके लिए सॉफ्ट स्किल पर कोर्स और कारपोरेट डिसिप्लिन, इंडिविजुअल स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल आदि में सुधार लाने के लिए कोर्सेज प्रोवाइड करेगा, उनको सिखाएगा। और यह पोर्टल दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। अगर कोई हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहता है, हिंदी मीडियम से, वो भी कर सकता है। कोई इंग्लिश मीडियम से है, वो भी कर सकता है। यह दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो बहुत अच्छी खबर है इन लोगों के लिए। और अगला अपडेट है गोवा से। गोवा में कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र का अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि गोवा सरकार ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र को लेकर उन लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया है जो राज्य में आना चाहते हैं। जो भी गोवा आना चाहता है उसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा जारी किए गए कोविड-19 निगेटिव प्रमाण पत्र दिखाना होगा, जो कि आने से 48 घंटे पहले जारी किया हुआ होना चाहिए। यानी कि जब आप गोवा में आते हैं तो उससे 48 घंटे पहले का ही होना चाहिए। ज़्यादा दिन पहले का नेगेटिव जो आपका रिज़ल्ट है वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे एक आ रहा है शब्द गोवा के लिए। तो गोवा में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ नया है गोवा के लिए। तो गोवा के बारे में थोड़ा इंट्रो कर लेते हैं कि यह क्षेत्रफल के अनुसार, यानी कि गोवा जो है वह क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के दृष्टि से भारत का चौथा सबसे छोटा राज्य है। इसकी राजधानी पणजी होती है और सबसे बड़ा शहर इसका वास्को द गामा है। जनसंख्या इसकी 14,58,545 है और इसका एरिया 3,702 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यहाँ कोंकणी भाषा बोली जाती है और इसका गठन 30 मई 1987 को हुआ था। राज्यपाल यहाँ के सत्यपाल मलिक हैं और मुख्यमंत्री यहाँ के प्रमोद सावंत, जो कि भाजपा के हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के हैं।
अगर बताते चलें आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य है और सबसे बड़ा राज्य होगा आपका राजस्थान, जो 342 और 239 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। गोवा की अगर बात करें तो पुर्तगालियों ने यहाँ 450 सालों तक शासन किया था। महाभारत में गोवा को गोपराष्ट्र यानी गाय चराने वाले देश के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम गोपकापुरी, गोपट्टनम, गोवापुरी, गोमंत, गो अंचल आदि के नाम से शास्त्रों में भी जाना जाता है। तो गोवा से संबंधित इतनी सारी जानकारियां हैं। तो इसमें ये ही बताया गया है कि आपको नेगेटिव रिजल्ट चाहिए, इसके बाद ही आप घर में एंट्री कर सकते हैं। अगला जो अपडेट है वो है आपका लॉकडाउन बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ गया। आपको अपडेट मिल गई होंगी इसकी, ये नॉर्मल सी बात है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5.0 के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो भारत भर में नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए है। लॉकडाउन को कंटेनमेंट जोन यानी कि नियंत्रण क्षेत्रों में 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के लिए 3 चरणों की छूट की भी घोषणा की गई है। अब देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों का आवागमन भी प्रतिबंध रहेगा। पहले ये जो प्रतिबंध क्षेत्र है वह 7 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे 7 बजे तक था, 8 बजे तक था। अब लेकिन ये बढ़ा करके रात 9 बजे से और सुबह 5 बजे तक कर दिया गया, यानी रात का समय बढ़ा दिया गया और सुबह का भी घटा दिया गया है। यानी कुछ छूट तो मिल रही हैं। डिटेल जानकारी आपको न्यूज़पेपर से अपडेट मिल जाएंगी इसकी। ये एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है महाराष्ट्र वन अधिकार अधिनियम में संशोधन कर रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अनुसूचित जनजाति और जनपारंपरिक वन निवास यानी कि वन अधिकारियों की मान्यता के अनुसार जो भी इसके निवासी हैं, वन निवासी, उनके अधिनियम 2006 को संशोधित किया गया है। और ये बहुत बड़ा कदम है क्योंकि यह वन अधिकार के दावेदारों को जिला स्तरीय समितियों यानी कि DLC के आदेशों के खिलाफ अपील करने में सक्षम कर देगी। वो ऐसा करना चाहते हैं। यह विकल्प पहले मौजूद नहीं था। बातों को अगर एक लाइन में समझें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल ने ये ऐसे अनुमति दे दी है कि जो भी अनुसूचित जनजाति हैं या वन निवासी हैं, यह पहले जो भी जिला के समिति है, जिला स्तरीय समिति हैं, उनके आदेशों का पालन करती थी, चाहे ये इनके फेवर में हो या नहीं हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 2006 के कानून में संशोधित करते हुए राज्यपाल ने ये नियम निकाल दिया है, ये नियम घोषित कर दिया है कि अगर कोई आदिवासी अनुसूचित जनजाति जिला स्तरीय समितियों के किसी फैसले से वो संतुष्ट नहीं है तो वह आगे इसके ऊपर, इसके खिलाफ, इसके विरोध में उन पर अपील भी दायर कर सकता है। ये बहुत अच्छा कदम है। और अगला एक न्यूज़ अपडेट है वेलंकनी की चांदी के रंग की मछली। देखिए, तमिलनाडु में वेलंकनी में साइप्रिनिडी परिवार की एक छोटी ताजे पानी की मछली की नई प्रजाति पाई गई है। लोकप्रिय तीर्थ नगरी के नाम पर इस चांदी जैसी मछली को पुनीटियस सेंक्टस नाम दिया गया है। सेंक्टस का अर्थ होता है लैटिन भाषा में पवित्र यानी कि प्योर। मछली की पहचान और नाम कोल्लम में BJM गवर्नमेंट कॉलेज चावरा के जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी साइंस डिपार्टमेंट के प्रमुख मैथ्यूज प्लमुटिल द्वारा किया गया है। अगला अपडेट है हमारे पास कि कोची के स्टार्टअप ने परिशोधन उपकरण विकसित किया है। जी हाँ दोस्तों, कोची स्थित एक स्टार्टअप ने लूमोस नामक एक बहुउद्देशीय रिसर्च उपकरण लॉन्च किया है। यह N95 मास्क से लेकर सब्जियों तक की वस्तुओं को शुद्ध कर सकता है, प्योर कर सकता है, जिससे कोविड-19 के प्रसार पर नज़र रखी जा सकेगी। देवदीतक इनोवेशन मेकर गांव द्वारा शुरू किया गया एक स्टार्टअप पहले ही लूमोस का उत्पादन शुरू कर चुका है और विभिन्न संस्थानों को उपकरण की आपूर्ति करने के लिए भी तैयार हो रहा है। यानी कि इस बहुत सारे संस्थान हैं जो इसे उस उपकरण को खरीदना चाहते हैं, लूमोस को खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए, उसके आपूर्ति के लिए भी ये कार्य इसने शुरू कर दिए हैं। अगला जो अपडेट है लास्ट के पैराबैगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट सैनिटेशन वे का स्थापना किया है नौसेना ने, भारतीय नौसेना ने। जहाँ दोस्तों मुंबई के नौसैनिक डॉकयार्ड जो पश्चिमी नौसेना के कमान का एक हिस्सा है,
उसने चीज़ों को परिशोधन के लिए पैरावैगनी यानी कि यूवी रेज सैनिटेशन वे का इस्तेमाल किया है, स्थापना कर दिया है। नेवल डॉकयार्ड मुंबई ने इस उभरती आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक अल्ट्रावायलेट सैनिटेशन वे का निर्माण किया है, जो कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उपकरण, कपड़े और अन्य विविध वस्तुओं के परिशोधन यानी कि सैनिटाइजेशन के लिए उपयोग किया जाएगा। यानी कि यूवी रेज से अब हम सैनिटाइज कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा ये उपकरण इस्तेमाल किया है, बनाया है। साथियों, इस इंटरनेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया 31 मई को। जहां विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया। 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य स्वास्थ्य पर तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह अभियान तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों और मौतों के प्रसार को कम करने का भी प्रयास करता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 का विषय है युवाओं को उद्योग के हेरफेर से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना है। वर्ल्ड वेप डे 30 मई को मनाया गया, एक दिन पीछे इसके। हर साल 30 मई को विश्व वेप दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वेप दिवस का उद्देश्य सिगरेट की सापेक्षिक सुरक्षा और नुकसान कम करने और धूम्रपान छोड़ने के साधनों के रूप में उनकी क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल के अनुसार विश्व स्तर पर वेपर्स की संख्या 2011 में लगभग 7 मिलियन से बढ़कर 2018 में 41 मिलियन हो गई है। अगला अपडेट है, स्पेस एक्स ने पहली बार शुरू किया मिशन। जी हां दोस्तों, एलोन मास्क के स्पेस एक्स ने 31 मई 2020 को एक निजी कंपनी के द्वारा अंतरिक्ष में पहला चालक टीम मिशन शुरू करके इतिहास बना दिया है। यह 2011 के बाद से अमेरिका की धरती से उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन भी था। प्रक्षेपण ने अंतरिक्ष यात्री बॉब कैप्सूल और फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों बॉब बेकन और डॉग हर्ले को ISS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में ले जाने के लिए किया गया है। यानी कि इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि प्रक्षेपण के अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो बॉब कैप्सूल और फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करेंगे और यात्री का जो नाम है वो बॉब बेकन और डॉग हर्ले है। इसके साथ वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक जाएंगे। अगला अपडेट है यूनिसेफ से। तो यूनिसेफ की अगर बात करें तो सबसे पहले यूनिसेफ को समझते हैं क्या है कि यूनिसेफ जो है, ये जो आपका यूनिसेफ है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड के बाद इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड के बाद यूनिसेफ को लाया गया, यानी कि ये सक्सेसर के रूप में इसको लाया गया। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। ये एक फंड है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन एक फंड है। यह बच्चों और औरतों के लिए काम करता है और जिसका हेड क्वार्टर यानी कि जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में और इसमें 192 कंट्रीज़ में ये काम करता है। यानी कि 192 देशों में यह अभी कार्यरत है, कार्य कर रहा है। इससे जुड़े हुए हैं 192 देश। इसका काम है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवाधिकार और राष्ट्रीय आपदा में उन 192 कंट्री जो इससे जुड़े हुए हैं उनकी रक्षा करना। और इसकी जो फाउंडेशन है ये कब लाया गया? यह 11 दिसंबर 1946 को लाया गया। 11 दिसंबर 1946 को ये लाया गया और इसके जो हेड हैं वो हैं हेनरीटा H4। इसके हेड हैं हेनरीटा H4 इसके हेड हैं। आइए जानते हैं इससे संबंधित नॉलेज कि 672 मिलियन बच्चे यानी कि 672 मिलियन बच्चे गरीबी के जाल में फंस चुके हैं। कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक पतन के कारण 2020 के अंत तक कम और मध्यम आय वाले देशों में गरीब घरों में रहने वाले बच्चों की संख्या 86 मिलियन तक बढ़कर अब 672 मिलियन हो सकती है। यूनिसेफ और मानवीय संगठन सेव द चिल्ड्रेन द्वारा संयुक्त रूप से किए गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है।
साथियों, स्कीम अपडेट की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले उत्तराखंड से एक अपडेट आ रहा है कि उत्तराखंड ने एक योजना शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वराज योजना का उद्घाटन किया है और इस योजना के तहत आवेदन करने वाले जितने प्रवासी अधिकारी हैं वो त्वरित इसकी जानकारी को प्राप्त कर सकेंगे और उनके आवेदन तत्काल सब्सिडी वाले बैंकों को भेज दिए जाएंगे, जो पहाड़ी जिलों में 25% और मैदानी जिलों में 15% होंगे। यानी कि इस स्वरोजगार योजना में जितने भी प्रवासी आए हैं, अगर वो अपना खुद का रोजगार करना चाहते हैं तो वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और जैसे ही वो इस पोर्टल पर आवेदन करेंगे तो उनकी त्वरित जानकारी, उनकी लिस्ट की, उनकी एप्लीकेशन की जानकारी उससे संबंधित अधिकारियों को तुरंत मिल जाएगी और उसके आवेदन को एक्सेप्ट करके उस पर जांच करके उनको तुरंत वो योजना का लाभ दे पाएंगे। और अगर बात करें कि कितने % सब्सिडी मिलेगी, तो जितने भी जिस योजना के लिए जितने उनके रुपए मिलेंगे, तो जो पहाड़ी क्षेत्रों के अगर लोग आवेदन करेंगे तो उनको 25% सब्सिडी मिलेगी और जो मैदानी ज़िलों में होंगे, प्लेन एरिया में, उनको 15% की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट आज का है वो है भारत का पहला राष्ट्रीय AI पोर्टल लॉन्च किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत से यह पहला AI पोर्टल लॉन्च किया गया है। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि पिछले करंट अफेयर में कि अमेरिका ने लॉन्च किया था और ये AI पोर्टल यहाँ भारत से लॉन्च किया जा रहा है। AI की अगर हम बात करें कि AI क्या होता है, तो AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT कानून और न्याय और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 30 मई 2020 को भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल www.ai.gov.in लॉन्च किया। इसे संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और IT इंडस्ट्रियल मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। AI क्या होता है दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एक प्राकृतिक इंटेलिजेंसी। ये ऐसा सिमुलेशन है, सिमुलेशन का मतलब कि ऐसा एक नकल कर दिया जाता है जिससे मशीनों को इंसानों की इंटेलिजेंसी दिया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो कंप्यूटर या किसी मशीन को इतना उन्नत किया जाता है कि वह इंसानों की तरह सोच सकें और काम कर सकें। ज़्यादा अगर इसके बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, AI के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आपको एक वीडियोज़ अपडेट कर दी जाएंगी जिससे आपको लेटेस्ट टॉपिक की जानकारी मिल जाएगी। तो ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला जो अपडेट है वो है आपका कि निर्यात पर डिजिटल सम्मेलन, जहां एक्सपोर्ट पर डिजिटल सम्मेलन हो रहा है। जैसे 28 मई 2020 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित एक डिजिटल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया सम्मेलन का संबंधी हिस्सेदार था। यानी कि उस सम्मेलन में जो भी सम्मेलन कराया गया है CII के द्वारा, उसमें यह एग्जिम बैंक भी हिस्सेदार था। उन्होंने भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए 3 महत्वपूर्ण तरीकों की पहचान की है। यानी कि मैन्युफैक्चर को पुनर्जीवित करना। ये 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं कि मैन्युफैक्चर को पुनर्जीवित करना, यानी कि अगर हमारे देश में कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको बढ़ावा देना, जो भी चीज़ें अभी बंद हो चुकी हैं उसको फिर से रीस्टार्ट करना। और फिर क्या, निर्यात की टोकरी में विविधता लाना। इसका मतलब कि एक्सपोर्ट विभिन्न प्रकार के होने चाहिए, यानी कि इतने सारे विभिन्न वैरायटीज़ हम लोग प्रोड्यूस करें ताकि दूसरे देशों में अलग अलग चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें। और नए बाज़ारों को खोलना, यानी कि नए नए ओपन मार्केट बनाना। जो विदेशों में जैसे ओपन मार्केट चलते हैं वैसा यहाँ पे बनाया जाना चाहिए। ऐसी 3 चीज़ों पर इन्होंने बात कही। अगला जो अपडेट है वो है कोची के स्टार्टअप ने परिशोधन उपकरण विकसित किया है। जी हाँ दोस्तों, कोची स्थित एक स्टार्टअप ने लुमोस नामक एक बहुउद्देशीय परिशोधन को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, अगला जो अपडेट आ रहा है वो इकोनॉमी से है और वो अपडेट पहला आ रहा है FDI से। यानी कि FDI क्या होती है, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि FDI क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म FDI।
एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश एफडीआई कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी कंपनी के 10% शेयर को कोई विदेशी निवेशक खरीद लेता है, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीद लेता है, तो वह कंपनी एफडीआई के अंतर्गत आ सकती है, एफडीआई का दर्जा प्राप्त कर सकती है। क्योंकि एफडीआई के अंतर्गत आने के लिए कंपनियां इसलिए उतारू होती हैं क्योंकि एफडीआई के अंतर्गत आने पे इकोनॉमिकली सपोर्ट मिलता है उस कंपनी को, और उसका लागत खर्च कम हो जाता है, लेबर खर्च कम हो जाता है, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई 2019-20 के वित्तीय वर्ष में 18% से बढ़कर $73.46 बिलियन हो गया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार निगम डीपीआईआईटी ने द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक यह 4 साल में सबसे ज़्यादा है। इस एफडीआई इक्विटी प्रवाह में अधिग्रहण के माध्यम से आरबीआई का स्वचालित मार्ग 13% से बढ़कर $49.98 बिलियन हो गया है। यानी कि एफडीआई के बढ़ने की वजह से, यानी कि विदेशी इन्वेस्टर्स का हमारी कंपनियों में हिस्सेदारी के बढ़ने की वजह से, इन्वेस्ट करने की वजह से जो आरबीआई का स्वचालित रेट है वह 13% से बढ़कर $49.98 बिलियन हो गया है। अगला जो अपडेट है वो नाबार्ड से है। अगर नाबार्ड की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एन फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। पश्चिम बंगाल को 1050 करोड़ की वित्तीय सहायता ये नाबार्ड देगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल में अब तक के चालू वित्त वर्ष में 1050 करोड़ रुपए का ऋण की मंजूरी दी है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और गरीब लोगों के लाभ के लिए होगा। विशेष तरलता सुविधा यानी कि स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत ऋण सहायता राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों यानी कि एमएफआई में विस्तृत किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये नाबार्ड जो होती है ना, वो क्या करती है कि गाँव यानी कि ग्रामीण लेवल पर ये सहायता करती है। यानी ग्रामीण लेवल पर जितने बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं या क्षेत्रीय बैंक हैं या जितने सूक्ष्म फाइनेंशियल संस्था हैं, उसको ये क्या करती है, सपोर्ट देती है, पैसों से ऋण देती है और उसको ग्रोथ में लाती है। अगला अपडेट जो है वो है येस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड ने डायरेक्ट टू होम सर्विस प्रोवाइडर डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। पिछले एक साल में यह 5वां उदाहरण है कि यस बैंक ने गैर बैंकिंग व्यवसाय में बहुत हिस्सेदारी हासिल की है। 26 जुलाई 2019 को यस बैंक ने कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के 32.75 मिलियन शेयर या 18.55% और एजेगे वन ट्रैवल एंड टूर्स लिमिटेड के 30% यानी कि 34,080 शेयर हासिल किए थे। अगला अपडेट है जीडीपी से कि भारतीय जीडीपी वृद्धि Q4 में 3.1% तक कम हुई। 29 मई 2020 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2019 के मुकाबले जनवरी-मार्च तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3.1% बढ़ा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने कहा कि वित्त वर्ष 2015 के लिए पूरे वित्त वर्ष की डेडलाइन संख्या 6.1% के मुकाबले 11 साल के निचले स्तर 4.2% पर आ गई है। यानी कि 2015 के बाद जो पूरे वित्त वर्ष का जो डेडलाइन था कि इतने तक बढ़ेगा 6.1% तक, उसके मुकाबले 11 साल के पीछे यानी कि निचले स्तर पर 4.2% पर आ गया है। फ्रेंड्स, नियुक्ति अपडेट यानी कि अपॉइंटमेंट अपडेट में जो सबसे पहले नियुक्ति है वो PFC में है। PFC ने RS ढिल्लों को CMD नियुक्त कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC ने 1 जून 2020 से रविंद्र सिंह ढिल्लों को अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वह अपनी रिटायरमेंट यानी कि 31 मई 2030 की तारीख तक या अगले आदेशों तक पदभार संभालेंगे। वर्तमान CMD राजीव शर्मा हैं। अपनी 4 दशकों के शानदार कैरियर के बाद 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
तो आज के अपडेट में बस इतना ही। अगले अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ करंट अफेयर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।